नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो संवैधानिक उपबंध थे, वो व्यवस्थाएँ तथा महत्वपूर्ण जो संशोधन वगैरह हुए थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? हालाँकि इससे जो पहले वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको करवा रखा था कि उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम था, यानी कह सकते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है? 1992, तो वो किस तरीके से लागू हुआ था, वो क्या-क्या उसके पीछे की रणनीति नहीं रही थी, क्या पूरी डिटेल वगैरह क्या थी, वो पूरी मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। लगभग 55 मिनट का वीडियो था, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था एवं उससे संबंधित संवैधानिक उपबंध, व्यवस्थाएँ एवं महत्वपूर्ण संशोधन, ठीक है? आई होप आपको आपने अभी तक, मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दिया होगा, ठीक है? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 को पारित किया। चूँकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 साल का समय दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि 1 साल के अंदर-अंदर मतलब ये इस तरीके का ये मतलब जो संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है? इसको प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है? तो 1994 को उत्तर प्रदेश द्वारा पारित कर लिया जाता है। यहाँ पर 1000 गाँव की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र तथा इससे कम होने पर कई गाँवों को सम्मिलित करके एक पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था कि किस तरीके से 3-4 गाँवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनती है। सेम इसी तरीके से अगर कोई ग्राम पंचायत है जो कि 1000 की उसकी अगर जनसंख्या हो जाती है पूरी, तो वो उसको भी ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया था। बात करते हैं कि सामुदायिक विकास का जो प्रशासनिक ढांचा था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आ जाता है राष्ट्रीय स्तर, ठीक है? राष्ट्रीय स्तर पे आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद में बात करते हैं कि उसके राष्ट्रीय स्तर पे सभी मंत्रीगण जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं। जैसे सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद में आ जाते हैं राज्य विकास समिति, ठीक है? यहाँ पे आ जाता है राष्ट्रीय विकास समिति, ठीक है? और राष्ट्रीय विकास समिति के बाद में आ जाता है राज्य विकास समिति, और राज्य विकास समिति के बाद में आ जाता है विकास आयुक्त, जिसको सचिव बोला जाता है, यानी कि जो राज्य का सचिव होता है, ठीक है? राज्य सचिव, ठीक है? और राज्य सचिव के बाद में इसके नीचे अगर प्रोसेस देखें, मतलब एक तरीके से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे सबसे ऊपर केंद्र सरकार, केंद्र के बाद में राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद में राज्य सरकार का जो सचिव होता है वो, और उस सचिव के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो जिला विकास अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद में जो आएगी प्रोसेस, वो पहुंचती है खंड विकास अधिकारी, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास में, ठीक है? और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद में आ जाती है ग्राम सेवक, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के पास में, ठीक है? तो इसी तरीके से एक तरीके से आप भी जो बीपीओ बन के जाएंगे, तो ग्राम पंचायत अधिकारी आप बनेंगे। वो ये दोनों पोस्ट एक तरीके से सिमिलर ही होती हैं, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं ग्राम स्तर, ग्राम स्तर के ऊपर आ जाती है खंड स्तर, खंड यानी कि वही क्षेत्र पंचायत, खंड के ऊपर आ जाती है जिला पंचायत, और जिला के ऊपर पहुंच जाती है आपकी राज्य पंचायत या राज्य स्तर, और राज्य स्तर के ऊपर पहुंच जाता है आपका मंत्रिमंडल, जो कि केंद्रीय स्तर का होता है, और वो एकदम सेंट्रल लेवल पे पहुंच जाता है। मतलब इस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे ऊपर इसका अगर सामुदायिक विकास का जो प्रशासनिक ढांचा है, उसमें अगर बात करें तो सबसे जो प्रायोरिटी पे सबसे पहला व्यक्ति रहेगा, यानी कि ऊपर सबसे टॉप पे, तो आप सभी को पता है जिस तरीके से राजा रहते थे, तो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में आ जाएगा राज्य विकास समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है? तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में आ जाता है मतलब कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री में जो मुख्यमंत्री जी के जो सचिव होते हैं, आप सभी को पता होता है कि जो विकास समितियां बनती हैं, उनके सबके कुछ ना कुछ, जैसे अब उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर बात की जाए, तो लखनऊ इसका सचिवालय है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का जो सचिवालय है वो लखनऊ में है। तो लखनऊ में कई सचिव होंगे, वो हर विभाग के अलग अलग सचिव होंगे। तो विकास आयुक्त का जो सचिव होगा, तो मुख्यमंत्री को एक तरीके से मुख्यमंत्री अपना ऑर्डर देगा विकास आयुक्त को, और जो विकास आयुक्त है या जो ये सचिव है, ये संबंधित जो जिला अधिकारी है, ठीक है? या जिला का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है? जैसे कि सपोज यहाँ लखनऊ में ये जो सचिव है, ये तो लखनऊ बैठा है। अब ये अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, सपोज मैं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, कन्नौज मान लेता हूँ, ठीक है? या अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट माने, तो आपके कन्नौज का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, उसको ऑर्डर कौन देगा? ये जो सचिव होगा वो ऑर्डर देगा, ठीक है? सेम इसी तरीके से जो जिला विकास अधिकारी है, तो ये आपके जिले में बैठा है, वो क्या करेगा? अगर आपके गांव तक पहुंचना है,
तो वो क्या करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, वो आपका जो खंड विकास अधिकारी होगा, यानी कि आपके जो ब्लॉक का जो डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये उसको एकदम फोन करके बोलेगा कि फटाफट ये काम करके दो। तो जो खंड विकास अधिकारी होगा वो तो आपके क्षेत्र पंचायत में बैठा होगा। तो क्षेत्र पंचायत में चूंकि कई गांव ग्राम सभाओं को मिलकर या कई ग्राम पंचायतों को मिलकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है, तो यहाँ पे खंड विकास अधिकारी तो एक होगा। और सेम इसी तरीके से ग्राम पंचायतों के अपने अपने अलग अलग जो मतलब कि ग्राम पंचायत का विकास अधिकारी, मतलब ग्राम सेवक मान सकते हैं या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मान सकते हैं, ये सारे अलग अलग रहेंगे। तो वो खंड विकास अधिकारी नीचे वालों को ऑर्डर देगा। जैसे सपोज आपका गांव ये वाला है, ये वाला आपका गांव है, तो इस गांव के जो खंड विकास अधिकारी रहेगा, या सॉरी ग्राम विकास अधिकारी, उसको फोन करेगा इस तरीके से। तो ये तरीके से ये हायरार्की होती है, ये क्रम होता है। यही मैं मतलब कि बताया गया है। अब बात करते हैं पंचायत से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है उनके बारे में। तो जो मैंने आपको बताया था कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको सारे करवा दिए थे। ये आपको दिख रहे होंगे 29 विषय, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये सारे थे, जो कि मैंने कल करवा रखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली देखें जाके, और उसमें मैंने सारा कुछ करवाया हुआ था। अब बात करते हैं कि जो 29 विषय थे, 29 विषयों को यानी कह सकते 73वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत में, उसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना मतलब कि एक तरीके से पास हुआ था। और उसका जो संवैधानिकरण हुआ था, एक तरीके से संविधान में जो जोड़ा गया था, वो आर्टिकल 243 में जोड़ा गया था। और 243 में अनुच्छेद 243 ए से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक ये सीरीज जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 243 की, तो अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था का बारे में बात की गई है। वहीं अगर बात करें 243 ए में ग्राम सभा की चर्चा है। 243 बी में बोला गया पंचायतों का गठन कैसे क्या वगैरह होगा। उसके बाद में अगर 243 सी की बात करें तो पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किए गए हैं। 243 डी के बारे में अगर बात करें तो स्थानों का आरक्षण है, यानी कि जो SC ST का है या महिलाओं का है, तो उस तरीके के आरक्षणों की चर्चा 243 डी में की गई है। वहीं अगर बात की जाए 243 ई की, तो पंचायतों की अवधि जो कि 5 वर्ष नियत है, तो 243 ई से पंचायतों की अवधि हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 243 एफ की, तो 243 एफ में निहरताएं हो जाएंगी सदस्यता के लिए। जैसे कि इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाए, जैसे 243 ए है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ग्राम सभा से ही संबंधित होगा कि ग्राम सभा के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं 243 बी में, तो बी में पंचायतों के गठन या कह सकते हैं कि इसको आप एक को याद करना पड़ेगा। 243 बी में गठन है, सी से संरचना है, सी का थोड़ा बहुत आप प्रोनाउंसिएशन रिलेट कर पाए तो सी से संरचना, ठीक है। वहीं बात करेंगे डी से, तो डी में हो जाएगा आरक्षण। ई से बात करें, ई से पंचायतों की अवधि, तो ई से होता है इरा। इरा इरा यानी कि कालखंड। तो एक तरीके इसको इस तरीके से रिलेट करना, 243 ई से इरा, तो 243 ई से हो जाएगा पंचायतों की अवधि। फिर बात करते हैं 243 एफ से हो जाती है सदस्यता के लिए निहरताएं। तो एफ से आप मान सकते हैं एफ से फेल, ठीक है। एफ से क्या होता है, फेल। तो कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे फेल हो जाता है तो वो मतलब कि वैलिड नहीं रहेगा, मतलब पंचायत की सदस्यता के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। तो इस तरीके से 243 एफ से हो गया फेल, फेल हो गया तो वो फेल हो गया, फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस तरीके से सदस्यता की जो निहरताएं हैं वो 243 एफ में। फिर बात करते हैं अगर जी, तो जी में हो जाती हैं पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो इसको इस तरीके से आप रिलेट कर पाए, 243 जी से हो जाएगा ग्रुप। और जो ग्रुप होता है, आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि कई लकड़ियों का जो बंडल होता था, वो जब एक ग्रुप बन जाता था तो उसमें पावर आ जाती थी और उसको कोई तोड़ नहीं पाता था। तो जी से ग्रुप, ठीक है, जी से हो जाएगा आपका ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होती है, पावर। तो पंचायतों की जो पावर है वो 243 जी में हो जाएगी। उसके बाद में अगर बात की जाए 243 एच के बारे में, तो पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की जो शक्तियां हैं, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम जो हो जाएगा पंचायत का, वो 243 एच में हो जाएगा। तो मतलब कि कर कर आरोपित करने की शक्तियां तथा पंचायतों की जो निधियां वगैरह हैं, यानी कि पैसे से संबंधित जो लेन देन वगैरह रहेगा, वो 243 एच में रहेगा, ठीक है। अब बात करें अगर 243 आई की, तो 243 आई में हो जाएगा है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो आई से आप ध्यान रखेंगे इनकम, ठीक है, आई से हो गया इनकम। तो आई से अगर इनकम की बात करें तो इनकम इनकम मतलब यानी कि वित्त, ठीक है, तो यानी कि पैसा। तो वित्त आयोग हो जाएगा आई में। उसके बाद जे की अगर बात करें तो जे के लिए कह सकते हैं कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि विधानमंडल द्वारा ये की जाती है। पंचायतों के जो एक तरीके से कह सकते हैं जो पंचायतों ने पैसे वगैरह लिए हैं
ठीक है, अपने विकास के लिए, तो उनका पुनर्विलोकन वगैरह यानी कि एक तरीके से उनकी चेकिंग रहती है वो 243 जे में रहेगी। ठीक है, तो कुल मिला के आप इसको इसके इस तरीके से रिलेट करना, जैसे आई में इनकम हो जाएगी यानी कि पैसे से संबंधित प्रावधान है 243 आई में। आई के बाद में आ जाता है जे, जहाँ पे पैसा होगा तो पैसे के बाद में पैसे का रख रखाव या उसके बारे में जो उसका कहाँ पे खर्चा हुआ किस तरीके से, तो उसका पुनर्विलोकन या फिर उसकी परीक्षा की चर्चा आती है, तो पैसे के बाद में सीधा वही आ जाएगा 243 जे में। अब बात करें अगर 243 के बारे में, तो 243 के में हो जाता है पंचायतों का निर्वाचन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, सेम इसी तरीके से 243 आई में राज्य वित्त आयोग और 243 आई में राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, और बात की जाए अगर 243 एल की, तो एल में हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू। एल से आप इसको मान सकते हैं, एल से लागू। तो ये संघ के पूरे भी राज्य जो संघ मतलब भारत, पूरे भारत में एक तरीके से कह सकते हैं ये लागू होगा। वहीं बात की जाए जब लागू होने की बात आती है तो 244 एम के बाद में आ जाता है, एल के बाद में एम। तो ये कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, जो 3 स्टेट थे एम और एन, जैसे मिजोरम मिजोरम मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, इस तरीके से ये 3 स्टेटों में लागू नहीं होगा। और वहीं बात की जाए अगर कि पुडुचेरी की बात की जाए या फिर दिल्ली की बात की जाए, तो उन क्षेत्रों में भी ये लागू नहीं, क्योंकि दिल्ली तो ग्रामीण स्तर के लिए है ही नहीं, दिल्ली पूरी पूरी तरीके से शहरी है। तो अब चूंकि ये जो व्यवस्था है ये ग्राम सभा के लिए, तो ये दिल्ली में भी लागू नहीं होगा। इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। बात करी जाए अगर 243 एम के बाद में एन की, तो एन हो जाएगा विद्यमान जो विधायी शक्तियां हैं या फिर पंचायतें जो पहले से बनी हुई हैं उनको कंटिन्यू वो आगे चलती रहेंगी। एन से कोई मतलब एन से न्यू मान सकते हैं आप, एन से न्यू नहीं होगी, जो पुरानी है उनका उनकी पावर उनके पास में बनी रहेगी। इस तरीके से आप रिलेट करना। 243 ओ के बारे में बात की जाए तो ओ क्या रहता है हमारा न्यायालय, मतलब अगर आप न्यायालय में चले जाए तो उसके चारों तरफ चक्कर ही काटते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे कि निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं उनको न्यायालय में हस्तक्षेप का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित अगर कोई इशू वगैरह आ जाता है, कुछ इशू क्रिएट हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे, तो वो न्यायालय में उनका एक तरीके से कह सकते हैं वो न्यायालय में जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसके साथ में अन्याय हुआ है इलेक्शन के ड्यूरिंग इलेक्शन, तो वो न्यायालय में जाके अपनी इस तरीके से गुहार लगा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा 243 ए से लेके 243 ओ तक। ठीक है, इतने ही कह सकते हैं कि प्रावधान थे जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान थे। हालांकि इसमें एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, लेकिन वो कह सकते हैं कि वो संविधान लागू होने के साथ ही बनाया गया था, लेकिन उसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है, जिसको जिसके बारे में राज्य मानना एक तरीके से कह सकते हैं राज्य फ्री थे, वो अपने यहाँ पे जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। हालांकि अगर बात की जाए 273वें संविधान संशोधन के बाद की बात की जाए, तो वहां के बाद में तो हर स्टेट ने अपने यहाँ पे ग्राम पंचायतों का एक तरीके से कह सकते हैं कि लागू करना ही करना उनको पड़ गया था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का। आप आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकंड में ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा, तो जिससे आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, आप मेरे साथ में एक बार अभी कहेंगे। देखिए, सबसे ऊपर केंद्र सरकार पे क्या रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा। उसके बाद में केंद्र सरकार के बाद में क्या पावरफुल रहती है स्टेचुटरी बॉडी, वो आ जाएगा आपका राज्य का जो मंत्री परिषद हो, सॉरी राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो। राज्य के मुख्यमंत्री के बाद में अगर बात की जाए तो जो विकास आयुक्त रहेगा वो हो जाएगा, जो मतलब कि मंत्री एक तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी का जो असिस्टेंट होता है वो होता है विकास आयुक्त या विकास सचिव। ठीक है, उसके बाद में वो असिस्टेंट किसको ऑर्डर देगा, जिला विकास अधिकारी को। जिला विकास अधिकारी किसको ऑर्डर देता है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, या खंड विकास अधिकारी को। खंड विकास अधिकारी किसको ऑर्डर देता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ग्राम विकास अधिकारी को। इस तरीके से ग्राम विकास अधिकारी अपने यहाँ पे मतलब एक तरीके से जनता के साथ मिलकर उनकी कार्य वगैरह करता है। अब बात करते हैं पंचायत से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, तो 243 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, सबको मैंने बताया था। 243 ए में ग्राम सभा की चर्चा है, 243 बी में ग्राम पंचायतों का गठन है। यहाँ पे आप मत देखिए, इस तरफ मत देखिए, यहाँ से आप बताइएगा। ठीक है, आंख बंद करके मेरे साथ में बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 243 सी में आप हो जाती है पंचायतों की संरचना के बारे में। 243 डी में हो जाता है आरक्षण। 243 ई में हो जाती है एलिजिबिलिटी या इरा हो जाती है यानी कि 200 पंचायतों का कार्यकाल। 243 एफ में हो जाती है फेल यानी कि निहरताएं। 243 जी में हो जाती है ग्रुप यानी कि पंचायतों की शक्तियां या फिर प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो वहीं बात करेंगे 243 जी के बाद में एच में हो जाता है कराधान शक्तियां यानी पंचायतों को टैक्स वगैरह पर वसूलने का अधिकार रहेगा। 243 आई में राज्य वित्त आयोग की चर्चा यानी कि वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग
आयोग का गठन, 243 जी में उनके मतलब कि जो वित्त वगैरह रहेगा, या फिर कह सकते हैं पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा वगैरह। 243 के में राज्य वित्त आयोग, सॉरी, राज्य निर्वाचन आयोग। 243 एल में कतिपय मतलब कि पूरे संघ राज्य क्षेत्रों पे ये लागू रहेगी, एल से लागू। और 243 एम में कतिपय क्षेत्रों पर इनका लागू नहीं होना, यानी कि जो मैंने कल आपको 3 स्टेट बताए थे, बाकी पुदुचेरी वगैरह भी है। और अगर बात करें दिल्ली है, दिल्ली में भी पंचायतें लागू नहीं, ग्राम पंचायतें। फिर बात करते हैं 243 एन में जो पुरानी पंचायतें हैं, या फिर पंचायतों का जो पुरानी विधियां हैं या पंचायतें, उनका बना रहना, मतलब विधियों से यहाँ पे चर्चा ये है। जैसे कि पहले की बात की जाए तो यहाँ पे गांव में जो होते थे न्याय पंचायतें होती थी, या फिर कहते हैं जैसे कि जैसे भाई हरियाणा में भी आपने सुना होगा खाप पंचायत। ठीक है, खाप पंचायतों को मतलब संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर जो खाप पंचायत होती है, उन्होंने अगर गांव में बैठ के कोई डिसीजन दे दिया, तो फिर वो एक तरीके से कैसे, हालांकि अगर कोई व्यक्ति ना माने तो उसके खिलाफ वो कोर्ट जा सकता है, पर मोस्टली लोग इनको मान ही लेते हैं। तो और इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि खाप पंचायतों को जो बना रहने का जो अधिकार दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 243 एन के द्वारा। ठीक है, चूंकि इसने ये बोला है कि जो अगर जो पुरानी कुछ विधियां चली आई हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि भक्ति से संबंधित कोई मतलब एक तरीके से प्रथा चली आई है कि कोई व्यक्ति है, वो उसके ऊपर में अगर मतलब आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, सुना होगा ना, कि उसके ऊपर भगवान आ जाते हैं, या फिर वो जो डिसीजन देता है वही सर्वमान्य हो जाता है। तो अगर उसके अनुसार में जो, या फिर कह सकते हैं जो जनजातीय इलाके होते हैं, वहाँ पे इतना ये डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ की जो लोकल स्टेचुटरी बॉडी है, वो जिस तरीके से मतलब कि डिसीजन लेती चली आई है, तो वो उसी तरीके से डिसीजन लेती रहेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात बोलती है अनुच्छेद 243 एन। वहीं बात की जाए अगर 243 ओ की, तो ओ को मैंने आपको इस तरीके से रिलेट किया था, चूंकि ये गोल है, तो ओ मतलब कोर्ट से संबंधित है। अगर निर्वाचन संबंधी कोई भी हस्तक्षेप होता है, तो उसके लिए आप न्यायालयों में हस्तक्षेप का प्रावधान किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज बात करते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आ जाते हैं, जिसमें मैं सोचता हूँ अगले वीडियो में ही आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दूंगा, यानी कि जो आपका पार्ट 1 था, यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो कंप्लीट हो गया, तो पार्ट 1 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे मैं आपको कल के एक ही वीडियो, सिंपल एक वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल वाले का, और उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचता है तो फिर पहले वाले का भी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं पंचायती राज का जो संवैधानिक विकास हुआ था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था। ठीक है, और जो कि पास होकर आ पाया था 1993 में। और इसके साथ में बात की जाए कि 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आ गया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि संपूर्ण हिंदुस्तान में एक समान रूप से लागू हुआ था। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश ने 24 अप्रैल 1994 को इसको लागू किया था। ठीक है, वहीं बात की जाए इसके तहत महिलाओं का जो 1/3 का जो आरक्षण है, वो उसका प्रावधान किया गया है। और इसके तहत इस अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, और वर्तमान जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से प्रेरित है। ठीक है, बात की जाए कि इसके तहत भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के विषय में उल्लेख है। ग्राम पंचायतों की अगर विकास की अगर बात की जाए संविधान के उस तरीके से, यानी कि राजनीति के नीति निर्देशक तत्व में, तो जो आर्टिकल आपका आर्टिकल 40 है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, बात की जाए पंचायती राज का जो संवैधानिकरण था, उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले राजीव गांधी जी की सरकार में जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, जो कि मतलब कि अगस्त 1989 को राज्यसभा में तो पेश, सॉरी, लोकसभा में पास हो गया था, किंतु राज्यसभा में ये इसका एक तरीके से कह सकते हैं पुरजोर विरोध हुआ। क्योंकि क्या हुआ था ना, कि इसका विरोध इसलिए हुआ था कि एक तरीके से कह सकते हैं इनके राजीव गांधी जी की सरकार में इनके पार्टी के ही खुद के ही नेताओं ने इसका विरोध कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि अब सिंपल सी बात है, इसका एक तरीके से कह सकते हैं इसका जो सिनेरियो था या फिर आउटपुट था, वो यही था कि जो शक्तियां हैं, वो एक तरीके से, जैसे विधायक होता है, विधायक के नीचे में कई लोग रहते हैं, उनके चमचे वगैरह, और सबसे नीचे आ जाता है ग्राम प्रधान। ठीक है, तो ग्राम प्रधान एक तरीके से ग्राम प्रधान के हाथ में पावर आ जाएगी, या जो, अब चूंकि एक विधायक है, वो क्या करता है, वो कई जो ग्राम है, ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायतें हैं, उनका एक तरीके से कह सकते हैं उसका समय मालिक हुआ करता था। वो उसके पास में ही सारा पूरा पैसा आता था डेवलपमेंट के लिए, वो पूरा पैसा खा जाता था। और राजीव गांधी ने बोला कि नहीं नहीं, हम हर ग्राम पंचायत को उसके हिस्से का पैसा देंगे, वो अपने अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। तो सामान्य सी बात है, चाहे वो विधायक जी हो या सांसद जी हो, उनके पास में पैसा नहीं पहुंचेगा। और जब उनके पास में पैसा ही नहीं पहुंचेगा, तो फिर वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनके यहाँ से तो पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि सब सोने की जो
अंडा देने वाली मुर्गी थी वही निकल रही थी। तो इस वजह से उनके खुद के ही पार्टी के कह सकते हैं कि सांसदों द्वारा इसका विरोध कर दिया गया और ये जो विधेयक था यानी कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। उसके बाद में आ जाती है बीपी सिंह की सरकार जो कि नवंबर 1989 में अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के बाद में 2 महीने बाद 1989 में बीपी सिंह द्वारा ही मतलब कि प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान के संशोधन विधेयक के रूप में पेश करने की मंजूरी प्राप्त की जाती है और परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में ठीक है ध्यान रखेंगे 1 साल बाद पूरे सितंबर 1990 में बीपी सिंह की जी एक विधेयक लेके आते हैं जो कि इसी से संबंधित होता है यानी कि सेम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो विधेयक 64वां संविधान संशोधन विधेयक था सेम वही विधेयक बीपी सिंह जी लेके आते हैं लेकिन हालांकि ये चल ही रही होती है प्रोसेस यानी कि लोकसभा में पास होता है उसके बाद राज्यसभा में पास होता है लेकिन तब उस समय तक मतलब कि कह सकते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं पाती है उससे पहले ही बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और ये विधेयक भी समाप्त हो जाता है ठीक है तो यानी कि 2 विधेयक समाप्त हो गए। बात करते हैं नरसिंहा राव जी की सरकार के बारे में तो नरसिंहा राव कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री थे कांग्रेस द्वारा कह सकते हैं कि इनके कांग्रेस पार्टी के थे ठीक है। तो सितंबर 1991 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जिस जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 मतलब चूंकि ये विधेयक था जब तक तो विधेयक पास किया उसके बाद में ये अधिनियम बन गया चूंकि ये पास हो गया तो 1992 में ये पारित हुआ तथा 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आ गया था ठीक है। और जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था तो तब से इसी के तहत भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई है वो इसी के तहत की गई ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया था। तो इसमें कुछ उपबंध थे जो कि कुछ आदेशात्मक उपबंध थे कुछ कह सकते हैं कि राज्यों पे निर्भर थे यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से बोल दिया गया था कि आप ये कर सकते हैं कुछ ऐसे थे कि जो ऑप्शन दे दिए करें या ना करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है इस तरीके से। तो बात करते हैं आदेशात्मक उपबंध के बारे में तो पहला इसमें बोला गया था कि निर्वाचक नामावली में की व्यवस्था की जाएगी जो कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करे की जाएगी सबसे पहले जिसमें पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल होंगे और नामावली में वही लोग शामिल होंगे जिनकी एज 18 प्लस हो गई हो। और वहीं अगर बात की जाएगी पंचायत चुनाव के लिए तो जिनकी एज 21 प्लस हो जाएगी वही पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे आप। बात की जाए कि 20 लाख की जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर मतलब जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में 3 स्तर पर यानी कि गांव क्षेत्र तथा जिला स्तर पर पंचायतें बनाई जाएंगी। पंचायत के सभी स्तरों से संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे यानी कि पंचायत के जो सभी स्तर हैं वहां पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोग होंगे। वहीं अगर बात की जाए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत में की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा। पंचायतों के मध्यवर्ती व शीर्ष स्तर के जो अध्यक्ष रहेंगे ध्यान रखेंगे यहाँ पे मध्यवर्ती व शीर्ष स्तर के जो चुनाव रहेंगे के जो अध्यक्ष रहेंगे उनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होगा यानी कि आपका जो क्षेत्र पंचायत का या कह सकते हैं ब्लॉक प्रमुख होगा वो सेम इसी तरीके से जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा उसका जो चुनाव होगा वो वहाँ के जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होंगे और जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा अध्यक्ष का चुनाव ठीक है। वहीं बात की जाए अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के बारे में तो उनके आरक्षण का जो प्रावधान है वो 243D में मैंने आपको बोला ही था आरक्षण का प्रावधान है तो वो अनुसूचित जाति या जनजाति का उनकी जनसंख्या के आधार पर रहेगा। वहीं अगर बात की जाए कि उन जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो 1/3 रहने वाला है ठीक है। वहीं बात की जाए अगर सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा मैंने आपको बताया था ये 5 वर्ष का 243 में भी प्रावधान उल्लिखित है जो मैंने पहले आपको बता ही दिया था ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि अगर विघटित हो जाती तो 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव करवा लिए जाएंगे लेकिन अगर कार्यकाल ही केवल 6 महीने का बचता है पंचायत का तो फिर जो इलेक्शन होगा वो फिर 6 महीने मतलब कि कह सकते हैं वहां पे अगर हो जाता तो फिर पूरे 5 साल तक के लिए रहेगा। लेकिन अगर बीच में इलेक्शन होता है यानी कि 2 साल बाद हो जाता 3 साल बाद हो जाता तो फिर बचे हुए केवल जो पंचायत चुनी जाएगी वो सिर्फ 2 साल के लिए चुनी जाएगी ठीक है। तो ये हो गया। वहीं बात की जाए कि अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग का या ये मतलब एक तरीके से 200 कह सकते हैं 24 अप्रैल 1993 की बात की गई थी ये कि 24 अप्रैल 1993 के बाद में 1 साल के अंदर मतलब कि कह सकते हैं कि सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। जो राज्य वित्त आयोग जो होगा जो 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के तहत एक तरीके से कह सकते हैं उनकी सिफारिशों को केंद्रीय वित्त आयोग मानेगा तथा जो भी वो बोलेगा वो केंद्रीय वित्त आयोग एक तरीके से फुलफिल करेगा इस तरीके से ठीक है। तो
बात की जाए पंचायत का चुनाव करवाने, निर्वाचक नामावली तैयार करने, पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए नेक्स्ट स्टेप के बारे में, तो ये हो जाता है आपका यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा। हालांकि ये मैंने आपको वैसे भी करवा रखा था कि कतिपय क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। आर्टिकल 243 एम में ये बात बोली गई थी, आर्टिकल 243 एम में, कि कुछ क्षेत्र हैं, यानी कि कह सकते हैं आर्टिकल 244 में ये बात सीधी बोली गई कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो अनुसूचित जाति क्षेत्र होंगे, कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो अनुसूचित या फिर जनजातीय क्षेत्र रहेंगे, तो उन क्षेत्रों पे ये अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तो बोला गया था सीधा सीधा, यानी कह सकते हैं कि आदेशात्मक ये उपबंध थे कि इतने तो आपको मानने ही पड़ेंगे हर राज्य सरकार को। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ स्वविवेकी उपबंध भी बोले थे, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जिसमें ग्राम सभा की शक्तियां तथा कार्य के बारे में वो राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि कोई सा राज्य किस पंचायत को कितनी शक्तियां देना चाहता है या फिर किस किस तरीके की शक्तियां देना चाहता है, तथा उनको क्या क्या कार्य रहेंगे वो भी राज्य सरकार निर्भर या कह सकते हैं कि डिसाइड करेगी। वही बात की जाए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में पंचायतों के अध्यक्ष तथा जिला स्तर पर पंचायत में मध्यवर्ती स्तर के पंचायत के अध्यक्ष के लिए सदस्य, यानी कुल मिला के ये बोला गया है कि जो आपका जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो ऑटोमेटिकली जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य होगा। सेम इसी तरीके से मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पे जो सदस्य रहेंगे, यानी कह सकते हैं कि आपका जो विधानसभा सदस्य तथा विधान परिषद का सदस्य वहाँ वही वह आपका सांसद, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। वहीं अगर बात की जाए लगभग 31 विधान परिषद की सीटें हैं और लगभग 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जितनी भी क्षेत्र पंचायतें होंगी या जितनी भी जिला पंचायतें होंगी, वह उन जिला पंचायतों के और उन क्षेत्र पंचायतों के ऑटोमेटिकली ये सदस्य होंगे तथा उनकी क्षेत्र पंचायतों या फिर जिला पंचायतों की जो बैठकें होंगी उसमें ये लोग भाग ले सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हालांकि ये स्वविवेकी उपबंध थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इनको भी पूरी तरीके से कह सकते हैं इनको स्वीकार किया तथा अप्लाई किया। बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर का जो अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम रहेगा वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा। पंचायत राज प्रणाली पीआरसी में विभिन्न श्रेणियों पर सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षता के लिए नागरिक के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों का आरक्षण वगैरह, हालांकि वो तो सारा आपको पहले ही से पता ही है। ठीक है, और ये स्वविवेकी कुछ उपबंध थे। वहीं अगर बात की जाए आर्थिक एवं विकासशील न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का अधिकार जो दिया गया था वो ग्राम पंचायतों को दिया गया था। वहीं अगर बात की जाए संविधान की अनुच्छेद की 11वीं अनुसूची में 29 विषय को रखा गया था जो कि समाज आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक तरीके से कह सकते हैं वैलिड थे, और इनको एक तरीके से पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं हर राज्य की सरकार प्रतिबद्ध है और अपनी अपनी दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए अगर पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों के प्रत्येक द्वारा वसूल किए गए राजस्व के बारे में, तो वो हालांकि कह सकते हैं स्वविवेकी उपबंध था कि कोई पंचायत राज प्रणाली कितने भी स्तर पे कह सकते हैं टैक्स वगैरह लगा सकती है, उसके अपने अनुसार टैक्स कलेक्शन कर सकती है। ठीक है, तो ये सारा हो गया था। और राज्य की संचित निधि से मतलब जो पैसा होगा, राज्य की जो संचित निधि का पैसा होगा वही पंचायतों के अनुदान की सहायता स्वरूप दिया जाएगा। ठीक है, वही बात की जाए अगर 77वें संविधान संशोधन की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसमें था एक ग्राम सभा का गठन। ठीक है, हालांकि 1963 में पंचायत राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति की अध्यक्ष दल की रिपोर्ट में ने ये सुझाव दिया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सांविधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। वही बात की करते हैं अगर 73वें संविधान संशोधन बन जाने के बाद में राज्यों को ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये फोर्सफुल या अनिवार्य हो गया था कि आपको अपने यहाँ पे ग्राम पंचायतों का तो गठन करना ही पड़ेगा। नियमित एवं सामाजिक चुनाव सुनिश्चित करना, ये भी इसकी विशेषता थी कि इसने बोला कि प्रत्येक 5 वर्ष में ही चुनाव करवाए जाने चाहिए, और वो कन्फर्म है कि 5 वर्ष में चुनाव हो जाते हैं। और चुनाव अगली मतलब कह सकते हैं कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले से ही, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि चुनाव अगले जो कार्यकाल रहेगा या कह सकते हैं सपोज अगर अभी कोई इलेक्शन हो गया और वो उसकी जो वैलिडिटी है 5 वर्ष तक की रहती है, तो 5 वर्ष समाप्त होने से पहले ही नई पंचायत का गठन कर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और अगर बीच में भंग हो जाती वो तो मैं सारा आपको बता ही चुका हूँ। बात करते कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, तो 1978 में ही दांतेवाला समिति ने यहाँ कहा था कि पंचायत राज संस्था के दरबान के रूप में कार्य करती है तथा ग्रामीण समुदाय में जो कह सकते हैं कि कमजोर वर्गों को मिलने वाले आरक्षण को रोकती है। इस तरीके से मतलब 73वें संविधान संशोधन ने उसको भी अप्लाई कर दिया था कि आप अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए महिलाओं को तो 1/3 आरक्षण मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए महिलाओं की तो मैंने आपको बताया था कि 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित है।
आगे बात करते हैं पर्याप्त वित्तीय संसाधन है, यानी कि अगर उनके पास में पंचायतों के पास में वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग के गठन करने की व्यवस्था की गई। यानी कि अगर राज्य वित्त आयोग का गठन हो ही चुका होगा तो वो जो पंचायतें होंगी वो राज्य वित्त आयोग से पैसा मांगेंगी, राज्य वित्त आयोग अपना केंद्रीय वित्त आयोग से परामर्श करके उनको पैसा अलॉट करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। तो राज्य चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन वगैरह करवाता है आपकी जो वोटिंग वोटिंग वाली जो सीट रहती है जिसमें सबका नाम वगैरह रहता है उसकी उसकी गठन करता है उसकी पूरी एक तरीके से कह सकते हैं राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रहती है। बात करते हैं जिला योजना समिति के बारे में। तो 243 जेड डी में बोला गया है चूंकि ये जो जेड डी है ये नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि कह सकते हैं ये 74वें संविधान संशोधन का हिस्सा है, 74वें संविधान संशोधन का। ठीक है, हालांकि 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन दोनों एक साथ ही हुए थे और एक ही दिन लागू हुए थे, पर वही बात है कि आपके सिलेबस में सिर्फ अनुच्छेद 200 कह सकते हैं 73वें संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान बोले गए थे। पर कोई दिक्कत नहीं, बात करते संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में ये व्यवस्था की गई पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समाकलन समाकलन के लिए, ठीक है, जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 243 जेड डी। इसमें बोला गया है कि पंचायत स्तरों पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत मिलके एक तरीके से जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन करेंगे। जिला योजना समिति का गठन कौन करेगा? क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत मिलकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्षेत्र पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों को क्षेत्र मिलके कह सकते हैं कि जिला योजना समिति का गठन करेंगे जो कि जिला स्तर पर रहेगी। ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय मतलब कि कह सकते हैं कि ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय ये सुनिश्चित करेंगी कि इस कोई भी अगर वो योजना बना रही है तो उससे प्राकृतिक स्रोतों, संचारात्मक स्रोतों तथा पर्यावरणीय संरक्षण को कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। इस नियम में पूरे पूरे जिले की विकास संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिए जिला स्तर पर संबंधित निकाय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं अब अगर आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 का कार्यान्वयन जो हुआ था वो अनुरूपता विधान इसका पहला हो जाता है, जिसमें बात की जाती है कि राज्य विधान के लिए ये आवश्यकता है कि पंचायत इसको हालांकि हालांकि मैं सारा आपको पढ़ा ही चुका था। बात करते 25 राज्यों तथा 7 संघशासित प्रदेशों में से 21 राज्यों व 6 संघशासित प्रदेशों ने ये संविधान संशोधन लागू कर लिया था। वहीं अगर बात की जाए मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड, ठीक है, तो मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड के बारे में तो ये राज्य छठी अनुसूची के क्षेत्र में शामिल है और छठी अनुसूची कह सकते हैं अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित जो कि आर्टिकल 244 में वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली पर ये लागू नहीं है क्योंकि दिल्ली कह सकते हैं पूरी तरीके से शहरी निकाय है। ठीक है, बात की जाए संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जिनको पंचायती राज संस्थाओं को मोटे तौर पे सौंपे जा सकते हैं, जिन्हें मोटे तौर पे कह सकते हैं एक तरीके से टोटल 29 सब्जेक्ट हैं जिसमें जिनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है उत्पादन संबंधी गतिविधियां, जिसमें कृषि है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, खाद्य प्रसंस्करण है, कुटीर उद्योग है, ईंधन है, चारा है तथा सिंचाई आदि लघु उद्योग है। फिर बात करते हैं अगर दूसरा तो हो जाता है भूमि विकास से संबंधित जो कार्यक्रम यानी कि भू सुधार या मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा जल संभार विकास, प्रति भूमि विकास, सामाजिक वन विद्या तथा चारागाह से संबंधित। ठीक है, अगला बात करते हैं तो कमजोर वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम। उसके बाद में बात करते हैं कि नागरिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे पेयजल है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, गैर पारंपरिक स्रोत हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, पुल हैं, पुलियां हैं, जलमार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास तथा स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित तो प्राथमिक पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा पुस्तकालय। समाज कल्याण के बारे में अगर बात करेंगे तो महिलाओं और बाल विकास कल्याण, परिवार कल्याण, विकलांगों एवं मंदबुद्धि से संबंधित देख रेख, वहीं सामुदायिक परिस्थितियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा रखरखाव। और अगला बनता है यानी कि अंतिम जो ग्रामीण बाजारों तथा ग्रामीण मेलों का आयोजन करना तथा उनका नियंत्रण वगैरह वगैरह करना थी। तो इस तरीके से ये सारे मैंने आपको कल करवाई दिए थे कि जो 29 विषय, हालांकि एक बार फिर से देख लें आप। 29 विषय में अनुच्छेद 243 जी में बोला गया, जी में क्या हो जाता है कि अनुच्छेद जी में मैंने आपको अभी क्या बताया था जब स्टार्टिंग मैंने आपको बताए थे, अनुच्छेद 243 जी में हो जाता है ग्रुप में आ जाती है पंचायत की शक्तियां तथा कार्य। तो वो ये सारे 29 कार्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सारा हो गया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उसके पहले बात की जाए अगर समितियों के बारे में तो वो भी सारी मैंने बता दी। पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता के बाद में तीसरी आ गई थी आपकी जीवी के राव समिति, तीसरी और चौथी आ गई थी आपकी एल एम सिंघवी समिति। सिंघवी ने ही सबसे पहले कह सकते हैं कि इनको संवैधानिक मान्यता देने की बात की थी।
ठीक है। और पी के थुंगल समिति, थुंगल जी ने 2 बातें बोल दी थी, जो कि पी के थुंगल इन्होंने पी के बहुत बड़ी बात बोल दी थी, जिसमें 2 थी, मतलब 3-4 बातें ऐसी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, जिनको एक पंचायती राज संस्थाओं जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था। ये पी के थुंगल ने बोला था। इन्होंने ही बोला था कि आपको राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए तथा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना चाहिए, ये भी इन्होंने ही बोला था। और बात की जाए कि जनसंख्या के हिसाब से महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने भी कई अच्छी-अच्छी बातें बोल दी थी। हालाँकि वो मैं सारा आपको करवा ही चुका था, अगर आपने वीडियोज़ पिछले नहीं देखे तो डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आपको देखनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारे हो गए। तो वहीं अगर बात की जाए कि समितियों के बारे में, किस ज़िले में या किस स्टेट में किस स्तर की समितियाँ लागू हैं, वो भी मैंने आपको सारा करवा ही दिया था। ठीक है? और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के बारे में, तो मैंने ये भी आपको बताया था 5 जून 1947 को ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा से पारित हुआ था, और 16 सितंबर 1947 को ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद से पारित हुआ। 7 दिसंबर 1947 को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। वहीं अगर बात की जाए 27 दिसंबर 1947 को ये उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था। ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। और वर्तमान का जो प्रारूप है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी से संबंधित है। और बात की जाए वर्तमान में कह सकते हैं पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख पंचायतें विद्यमान हैं, जिसमें 6,000 से अधिक पंचायत समितियां यानी क्षेत्र पंचायत तथा 600 से अधिक जिला परिषदें या जिला पंचायत कार्य कर रही हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इतना सारा हो गया। वहीं अगर बात की जाए कि अनुच्छेद 246 के माध्यम से संवैधानिक इकाइयों को, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 40 आपको ध्यान रखना है। ठीक है? जो कि राजनीति के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2025 तक, ठीक है, लगभग 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियम को पारित कर लिया था। वहीं अगर बात की जाए 1926 तक, तो 6 देशी रियासतों ने भी अपने यहाँ पे पंचायतों से संबंधित कानून पारित कर दिए थे। और 1870 में सबसे पहले स्टार्टिंग की थी लॉर्ड मेयो ने, मेयो प्रस्ताव के तहत। ठीक है? उसके बाद में बात की जाए 1882 में, तो वो लॉर्ड रिपन लेके आए थे। और लॉर्ड रिपन को ही कह सकते हैं कि इसका मैग्ना कार्टा बोला जाता है, यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है, वो लॉर्ड रिपन द्वारा लाए गए प्रस्ताव को ही बोला जाता है। 1882 में ही आया था। ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पूरा बता ही दिया था। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय। जय श्री राम।